ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो अभी तक हम लोगों ने जो देखा दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, हम लोगों ने अभी तक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो हमारा यूनिट 1 है उसका जो पहला चैप्टर है दैट वी हैव स्टार्टेड, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा है दैट आई एम शोइंग यू वंस। हाँ, ये हमने शुरू किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है दैट वी हैव स्टडीड, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कि वो एक प्रेजेंटेशन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की सो एज टू हेल्प द मैनेजमेंट in creation of policy and day-to-day operations. Then we have gone through the characteristics of management accounting. हमने अलग अलग characteristics के बारे में बात की थी। forecasting के लिए यूज होता है, it starts after financial accounting is over, it is useful to the management for decision making, it is useful to prepare budget and budgetary control, it compares actual performance with the estimated performance, it helps in presentation of information at regular interval, ओके। फिर हमने स्कोप के बारे में देखा, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर, ओके, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बजटरी कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिप्लेसमेंट अकाउंट। हाँ, बजटरी कंट्रोल मुझे किसी ने पूछा कि सर एक्सप्लेन अगेन, बजटरी कंट्रोल में क्या होता है? बजट का मतलब होता है एस्टिमेट करना। आप जब भी एस्टिमेट करते हो, ठीक है, तो वो जो एस्टिमेट है वो एक्चुअली में क्या परफॉर्म कर रहा है उसको कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि तमे जे धार्યું હતું, तो आपने जो एस्टिमेट किया था क्या एक्चुअली में आपको उतना ही मिला, उससे कम मिला, उससे ज्यादा मिला, उसको इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। ओ सॉरी, बजटरी कंट्रोल कहते हैं। बजट मतलब एस्टिमेट, और मैनेजमेंट अकाउंट में हमने जो एस्टिमेट किया है वो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्लियर। इन्वेंट्री कंट्रोल है, रिप्लेसमेंट अकाउंट है, इंटरिम रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, टैक्सेशन सिस्टम है एंड इंटरनल ऑडिट है। सो ये था हमने अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़ा है। अब मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। उसके क्या क्या फंक्शंस हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। तो सबसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंट्स का वो ये है कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बजट। बराबर, मैनेजमेंट अकाउंट जो है वो हमें बजट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बजट। एस्टिमेट बनाने में हेल्प करता है कि भाई लास्ट ईयर का आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस ये था, एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस ये था, तो उसके बेसिस पे, लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो है वो आपको करंट ईयर का बजट बनाने में भी हेल्प करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। बराबर, क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट को आप यूं समझो कि जो भी डेटा आपके पास है, ठीक है, उस डेटा को आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए आप उसको अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हो, उसको आप एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो ये सब आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, एस्टिमेटेड का डेटा और एक्चुअल का डेटा दोनों का डेटा कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद उसे क्लासिफाई करता है, उसे अरेंज करता है। कौन है भाई, किसने? हाँ, यस पायल, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने अनम्यूट किया पायल।
पायल, ओके। सो डेटा को क्लासिफाई करने में और अरेंज करने में जो मैनेजमेंट अकाउंट है वो हमें हेल्प करता है, क्योंकि वो एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंट क्या करता है, डेटा कलेक्शन करता है तुम्हारे एक्चुअल और एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस का, और उसी के बेसिस पर हमें जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, वो हमें बताता है और उसके कारण हमें बताता है। सो ये उसका एक फंक्शन है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ऑफ अकाउंटिंग डेटा, जैसे रेशियो एनालिसिस है, ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग टेक्निक्स है जिससे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा जीपीआर है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, काचा नफा नो गुणोत्तर, वो मान लो 30% है, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि हम लोग हर 100 रुपए की सेल पे 30 रुपए कमा रहे हैं, बराबर है। सो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंट जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन में और प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है अकाउंटिंग डेटा के। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंट हमें हेल्प करता है रिपोर्ट बनाने में। कौन सी रिपोर्ट बनाने में? रूटीन रिपोर्ट बनाने में एंड स्पेशल रिपोर्ट बनाने में। रूटीन रिपोर्ट मतलब रोज दर रोज जो आप काम करते हो, बराबर, उसकी रिपोर्ट बनाने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। स्पेशल रिपोर्ट का मतलब होता है स्पेशली आप कोई टास्क कर रहे हो या करने वाले हो, जैसे कि मान लो आप एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी का मर्जर कर रहे हो, तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसको स्पेशल रिपोर्ट कहते हैं, और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बना के देता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है ना, वो बताता है कि भाई इस कंपनी के साथ आपको मर्ज करना चाहिए कि नहीं। मान लो आपको कहीं किसी बैंक से लोन लेना है या किसी को लोन वापस रीपे करना है, ये सब चीजों का एक स्पेशल रिपोर्ट बनता है। रूटीन रिपोर्ट मतलब जो आप रोज दर रोज अपने बिजनेस में काम करते हो, जैसे कि परचेजिंग हुआ, सेलिंग हुआ, बाइंग हुआ ऑफ मटेरियल, लेबर को पे करना हुआ, वगैरह वगैरह, जो रूटीन काम होते हैं उसकी भी रिपोर्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बनाकर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है इट मेक्स कंट्रोल इफेक्टिव। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जे તમે ધાર્યું હતું, જે તમે એસ્ટિમેટ કર્યું હતું, એ અને જે તમારું एक्चुअल परफॉर्मेंस છે, એ બંને વચ્ચેનો તફાવત કેમ આવે છે, डेविएशन કેમ આવે છે, डिफरेंस क्यों आ रहा है। हाँ, देखो, आपने मटेरियल 10 रुपए का एस्टिमेट किया था लेकिन आपको मिला 11 रुपए में, तो आपका 1 रुपए तो नुकसान वही हो गया। तो उसके कारण आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसके बेसिस पर आपको उसके ऊपर क्या रखने का, कंट्रोल रखना होता है। यू हैव टू सी टू इट कि अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, या ऐसा हुआ तो उसके कारण जान लेने बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रीजंस ऑफ सच काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मटेरियल कॉस्ट। सो इट हेल्प्स कंट्रोल इफेक्टिव। उसके बाद जो है द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द कैपिटल प्रोजेक्ट्स। मान लो मुझे मेरा बिजनेस का एक्सपांशन करना है, बराबर, बिजनेस का एक्सपांशन करना है, या मान लो मुझे किसी दूसरी कंपनी को परचेस करना है, तो उसका इवेल्युएशन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंट करके देता है। मैनेजमेंट अकाउंट मुझे ये बताता है कि मान लो आप अपनी कंपनी को एक्सपांड कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री में या दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में, तो कितना खर्चा आएगा, कहाँ कहाँ आपको पैसा डालना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से आपको रिटर्न मिल सकते हैं, कितना कितना मिल सकता है। उसी तरह से जब आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो, उसको अमालगमेट कर रहे हो, बराबर, परचेस कर रहे हो किसी कंपनी। हेलो, कौन है भाई? बेटा म्यूट करो। हाँ, तो कितने में वो कंपनी हमें खरीदनी चाहिए, क्या उसका वैल्यूएशन होता है, वो इवेल्युएट करने के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो है इट इज वेरी वेरी यूजफुल। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। Anybody wants to repeat me any point, you can please raise your hand and you can ask me। 2 मिनट के लिए मैं ये फॉरम ओपन कर रहा हूँ, आप चैटिंग करके मुझे बता सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो तो। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क मी बेटा। नो क्वेश्चंस?
नो क्वेश्चंस, प्रोसीड करूं फर्दर में? ठीक है, अब हम जाते हैं आफ्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સીના ટૂલ્સ કયા કયા છે, બરાબર? કઈ મેથડ્સ, કઈ ટૂલ્સ એક મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટન્ટ યુઝ કરે છે, બરાબર? उसमें सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इन दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप आपका जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करते हो, बराबर? देखो, हर चीज का एक पहले स्टैंडर्ड होता है कि भाई આટલું તો થવું જ જોઈએ, એને સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય। કે મારા 60% તો આવવા જ જોઈએ, એને સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય। એટલે મારી મટીરિયલ કોસ્ટ 500 રૂપિયાથી ઓછી હોવી જોઈએ। જો 500 થી વધારે હશે તો મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટન્ટ વિલ સી ટુ ઇટ કે કેમ વધારે આવી। तो द फर्स्ट टेक्निक इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आपको सेम 6 में पूरा एक चैप्टर है इसका। द सेकंड टूल इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, અને વેરિયેબલ કોસ્ટિંગ મેથડ પણ કહેવાય છે। देखो, कोई भी धंधा होगा, कोई भी बिजनेस होगा, वो पहले क्या सोचेगा कि पहले मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाए। एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हुआ फिर तो वेरिएबल कॉस्ट अपने आप रिकवर होगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। आई होप आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पता है। फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन, इट रिमेन्स फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे कि मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है। फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता है, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज 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 रिमेन्स द सेम। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो आप ये नोटिफाई करते हो कि जो आपका फिक्स कॉस्ट है, बराबर, वो पहले आप रिकवर करो, फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो मार्जिन कॉस्टिंग जो टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो आपको यही बताती है। ये भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इसका पूरा एक देयर इज अ व्हाट यू कैन से पूरा एक इसका डिटेलिंग में चैप्टर है, ठीक है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो तुम्हारी तीसरी टेक्निक है उसका नाम है बजटरी कंट्रोल। जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। बजटरी कंट्रोल आपको क्या बताता है? बजटरी कंट्रोल का मतलब ये है कि जो आपने एस्टिमेट किया था, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस ऐसा हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा है तो तुरंत उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपने मटेरियल 1000 किलो एस्टिमेट किए थे चाहिए, लेकिन आप 1100 किलो यूज कर रहे हो, तो 100 किलो मटेरियल मतलब 10% हुआ। 10% मटेरियल आप ज्यादा यूज क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है? ऐसी तो क्या आफत आन पड़ी कि आपको ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़े? सो ये एक दूसरा टेक्निक है। द फोर्थ टेक्निक इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। देखो, नाम से ही आप समझ सकते हो, हिस्टोरिकल मतलब विच इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, मतलब जो पुराना कॉस्ट है, ठीक है। जो कॉस्ट हमने ऑलरेडी इनकर कर दी है, जैसे कि मान लो आपने 10 करोड़ की मशीन खरीदी, अब जब आप मशीन रिप्लेस करोगे तो अब वो 10 करोड़ रुपए आपने यूज कर लिए समझो, अब आपको वो मशीन के 10 करोड़ नहीं मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल आपको उस मशीन के 50 लाख मिलेंगे, तो 9.5 लाख रुपए आपका क्या है? खर्चा हो गया वो मशीन को परचेस करने का और उसको यूज करने का। इन शॉर्ट यू समझ लो, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मेथड इज अ कॉस्टिंग मेथड जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज करते हैं। वी यूज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप सारे असेट, सारी लायबिलिटीज यू शो एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, बराबर, जो कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो। द फिफ्थ टेक्निक और टूल इज
फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। ये जो टेक्निक है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग की, इसमें आप क्या करते हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब लोग मिलकर कंपनी की एक पॉलिसी बनाते हैं, कंपनी का एक अकाउंटिंग सिस्टम, एक अकाउंटिंग ढांचा बनाते हैं, बराबर, जिससे ये तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं। और दूसरी बात, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है और जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट से जुड़े हुए हैं, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज हैविंग वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो वो क्या करता है, उन दोनों को साथ में लेकर चलता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है नेक्स्ट इज कंट्रोल अकाउंटिंग। ये कंट्रोल अकाउंटिंग आप समझ गए होंगे, ये कंट्रोल अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो मैनेजमेंट है वो दोनों के बीच में जो तालमेल है वो बिठा कर रखती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में। ये काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही होता है कि कॉस्ट और फाइनेंशियल कैसे आपको एक साथ लेकर यू हैव टू गो। एंड द लास्ट इज डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। किस तरह से डिसीजन लेने हैं, क्या डिसीजन लेने हैं, क्या उसका एडवांटेज होगा, क्या उसका डिसएडवांटेज होगा, ये सब डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग में हम लोग देखते हैं। सो दीज आर द 7 टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें से जो पहले 3 है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है, ये आपको समझ लो आप सेम 6 में पढ़ोगे। बाकी जो 4, 5, 6 और 7 है ये आप मास्टर्स में पढ़ोगे। डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग आता है, पूरा एक अकाउंटिंग सिस्टम है, किस तरह से वो किया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, all these you will study in your master's level. So here I finish the tools and technique part. Any questions to anybody in this tools and techniques? Anything you want to ask? कोई ने के पूछू छे बेटा? वंदना, no sir. Okay, thank you. बस वंदना सांभळे છે મને, બીજું કોઈ નથી સાંભળતું? ओके, उर्मिला सेज मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग શું સમજાવો? જો માર્જિનલ કોસ્ટિંગ એટલે શું થાય? માર્જિનલ કોસ્ટિંગ એક એવી ટેકનિક છે કે જેનાથી આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટ જે આપણો હોય, વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે શું? વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે શું? ધ કોસ્ટ વિચ ચેન્જીસ વિથ ધ ચેન્જ ઇન પ્રોડક્શન, જેમ કે મટીરિયલ છે, લેબર છે, બરાબર, ઓવરહેડ્સ છે, આ બધાને શું કહેવાય? વેરિયેબલ કોસ્ટ. ઓવરહેડ્સ બે જાતના હોય પાછા, ફિક્સ અને વેરિયેબલ, બરાબર. તો આપણે આની અત્યારે વાત નથી કરતા. મટીરિયલ અને લેબર આ બંનેને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું એ માર્જિનલ કોસ્ટિંગમાં આપણે શીખીએ છીએ. That is what is marginal costing is all about. It only considers variable costing technique. એટલે મેં કીધું ને, માર્જિનલ કોસ્ટિંગ ને વેરિયેબલ કોસ્ટિંગ પણ કહેવાય છે. ઉર્મિલા ઓકે બેટા? ઓકે, ચલો બીજું. No doubt, no doubt. Nana Sahib, no sir, no sir. Okay. Urmila says okay. Soni says no doubt, sir. Okay, great then. Okay. बेटा डाउट છે ને બે કારણથી ના હોય. એક, આ તો તમને બધી જ ખબર પડી હોય, અને બીજું તમને કશી જ ખબર ના પડી હોય. સો આઈ હોપ એમાં તમારું પહેલું છે. હવે આપણે ચર્ચા કરીશું. Now we will talk about the last topic of this particular chapter, that is limitations of management accounting. આજે આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ જશે એટલે હું ક્યારે બી તમારા પાસેથી બુક માંગીશ અને તમારે બુક બતાવવી પડશે. So you see to it that you are writing everything in your notebooks. Okay. What are the limitations now? આપણે હવે લિમિટેશન ની વાત કરીએ બેટા. तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है, the first limitation is it depends. Management accounting depends on financial accounting. Actually management accounting જે છે બંને ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, ફાઇનાન્શિયલ અને કોસ્ટ. પણ કોસ્ટ બને પછી ફાઇનાન્શિયલ બને અને ફાઇનાન્શિયલ બને પછી મેનેજમેન્ટ આવે. So indirectly management accounting depends on
ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ એ જે ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ આપે એ જ પ્રમાણે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી બનતી હોય છે. પછી આમાં છે ને વી નીડ એક્સપર્ટ્સ, અને બધા લોકો એક્સપર્ટ્સ હોય એવું જરૂરી નથી, બીકોઝ દે નીડ સમ સ્પેશિયલ નોલેજ, है ना, ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. એટલે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ છે ને ખાલી એકાઉન્ટન્સી નોલેજ ના હોવી જોઈએ, બીજા ઘણા બધા સબ્જેક્ટ્સ છે એની પણ નોલેજ હોવી જોઈએ. તમને જેમ દાખલા તરીકે કહું તો મેથેમેટિક્સ એને આવડવું જોઈએ, स्टैटिस्टिक्स એને આવડવું જોઈએ, બરાબર. સો એકાઉન્ટન્ટ के पास एकाउंटेंट जो होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए, અને આવા માણસો ગણતરીના હોય. પછી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ પણ ફિગર્સ જ બતાવે છે એમ કહેવા જઈએ તો આપણે, ઇટ ઓનલી શોઝ ફિગર્સ ઇન મની. એટલે એ થયું યાર, તમે એમ સમજી લો કે ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ નો એક જાતનો એક્સપાન્શન જ થયું. નો ડાઉટ તમને ઇન્ટરપ્રેટ ને ઘણું બધું કરીને બતાવે છે, બટ અગેન ઇટ શોઝ ફિગર્સ ઇન મની. ચોથું છે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી ઇઝ એક્સપેન્સિવ ટેકનિક, કારણ કે આના માટે તમારે એક અલગ માણસ રોકવો પડે, એને અલગથી બધું સમજાવવું પડે, બરાબર. એને બધી જ માહિતી આપવી પડે, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ, ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટન્ટ જોડે એને રહેવું પડે, એને પગાર ચૂકવવો પડે. સો ઇટ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ. પછી પાંચમું જે છે કે છેલ્લે જે ડિસિઝન છે ઇઝ ટુ બી ટેકન બાય ધ મેનેજમેન્ટ. મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી કે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ જે છે એ મેનેજમેન્ટ જ એપોઇન્ટ કરે, તો છેલ્લે ડિસિઝન તો મેનેજમેન્ટ જ લેવાની યાર. તો ડિસિઝન મેનેજમેન્ટ જ લેવું હોય તો શું કરવા મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટને રાખે? ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કહી દે ભાઈ તું કરીને આપી દે મને, રેશિયો એનાલિસિસ ને બધું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરીને આપી દે, તો કરીને આપી દે, જો છેલ્લે ડિસિઝન મેનેજમેન્ટને જ લેવું હોય તો. ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ ઇટ ઇઝ ઓપોઝિશન. there is opposition against new system. આમાં કેવું હોય, તમે જ્યારે પણ નવી સિસ્ટમ કંપનીમાં કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમે લોન્ચ કરો તો હંમેશા એનું પહેલા છે ને ઓપોઝ જોવા મળે. એટલે બધા જ એમ્પ્લોય મળીને શું કરે, ઓપોઝ કરે કે ના અમે નહીં આવવા દઈએ, અમને નથી જોતી. સો હંમેશા જ્યારે પણ નવી સિસ્ટમ લોન્ચ કરવામાં આવે, જેમ કે તમને દાખલો આપું કે સપોઝ મેનેજમેન્ટ એવું કહી દે કે હવે એમ્પ્લોઈઝનો પગાર જે છે એ આપણા પરફોર્મન્સ ઉપર રહેશે, અને પરફોર્મન્સ કોણ બતાવશે? મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ બતાવશે. તો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ પરફોર્મન્સ એના હિસાબથી બતાવી શકે, તો એમાં ઘણા બધા લૂપહોલ્સ હોઈ શકે. તો જ્યારે પણ નવી સિસ્ટમ લોન્ચ કરવામાં આવે તો હંમેશા એનું પહેલા વિરોધ જ જોવા મળે. જેમ કે આપણા ઇન્ડિયામાં પણ તમે જુઓ જીએસટી લાગી, નોટબંધી થઈ, તો એમાં પહેલા ઓપોઝ જ થયો, પછી ધીમે ધીમે લોકો એક્સેપ્ટ કરવા માંડ્યા, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં તો એનો ઓપોઝ જ થાય, બીકોઝ વી આર રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ ચેન્જ. ખ્યાલ આવે છે? તો આ હતું લિમિટેશન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ. અહીંયા હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હવે તમારે કંઈ પૂછવું હોય, કેવું હોય તો બેટા કહેજો, કે હવે આપણી પાસે 3-4 મિનિટ છે. હું હવે થોડીક સમયમાં અટેન્ડન્સ પણ લઈશ, તો યુ સી ટુ ઇટ કે તમે લોકો ક્લાસ છોડીને ના જશો. કોઈને કંઈ પૂછવું છે બેટા? એનીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ આસ્ક? અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે, મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હું તમને ક્વેશ્ચન્સ જે તમને સમજાયા છે એ ક્વેશ્ચન્સ તમે પ્લીઝ નોટ ડાઉન કરી લેજો. હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટિંગ બેટા રીતિ, હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટિંગ એટલે ધ કોસ્ટિંગ વિચ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ expenses or the amount that you have already paid for. તમે એના માટે પહેલાથી ચૂકવી ગયા છો. જેમ કે તમે 10 કરોડની મશીન ખરીદી તો તમે 10 કરોડ ચૂકવી દીધા. હવે તમે મશીન વેચવા જશો તો તમે 10 કરોડ નહીં જ મળે. તમે એક દિવસ પણ મશીન વાપરશો ને તો 10 કરોડ તો તમે કોઈ સંજોગોમાં નહીં મળે. એને હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટિંગ કહેવાય. હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટિંગનો મતલબ એવો છે કે વોટ એવર યુ હેવ ઇન્કર્ડ, વોટ એવર યુ હેવ સ્પેન્ટ ઓન બાઇંગ ઓફ પર્ટિક્યુલર એસેટ ઓર મટીરિયલ, લેબર, વોટ એવર, તમે જે પણ પૈસા તમે ચૂકવી દીધા એને હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટિંગ કહેવાય. આપણી બેલેન્સ શીટમાં જેટલા પણ એસેટ છે વી શો ઇટ એટ હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટિંગ વેલ્યુ. ઠીક છે રીતિ? બોલો બીજું બોલો. બોલો એનીથિંગ એલ્સ? હા, ફિગર્સ ઇન મની, ઓબ્વિયસલી ફિગર્સ ઇન મનીમાં શું હોય નિશા? સી,
મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ છે તો પાછું ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા જ બતાવે છે, એમાં કોઈ ક્વોલિટેટિવ ડેટાનો ઉલ્લેખ નથી થતો. જેમ માની લો કે એક એવો ડાયરેક્ટર હતો જેમ કે એ બહુ જ કામ કરતો હતો પણ એ છોડીને જતો રહ્યો, તો એનાથી મારી કંપનીને શું નુકસાન થયું એ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી બતાવતો નથી, બીકોઝ એ છોડીને જતો રહ્યો કે રિટાયર થયો કે મરી ગયો, વોટ એવર આપણે સમજીએ, તો એનાથી કંપનીને શું નુકસાન થયું ધેટ વી કેનોટ મેજર ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. તો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટને તો ખરેખર આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પણ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ ખાલી શું બતાવે છે કે ભાઈ કોસ્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ વચ્ચેનો ડિફરન્સીસ બતાવે છે. ઓકે શ્રુતિ, ક્લાસિફિકેશન અરેન્જમેન્ટ ઓફ ડેટા. ક્લાસિફિકેશન એટલે શું કે તમે જે ડેટા કલેક્ટ કરો છો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ અ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા વિચ ઇઝ બેઝડ ઓન સમ ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ, તો એ ડેટાને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ શું કરે છે, એને ક્લાસિફાય કરે છે, એને પ્રોપર અરેન્જ કરે છે, જેમ કે ગ્રાફ બનાવે, ડાયાગ્રામ્સ બનાવે અને તમને સમજાવે કે ભાઈ તમારો લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ આટલો હતો, આ વર્ષનો પ્રોફિટ આટલો છે, બરાબર. પછી એને ઇન્ટરપ્રેટ કરે કે કેમ ઓછો થયો, એના કારણો જણાવી આવે, બરાબર. તો એને કહેવાય ક્લાસિફિકેશન એન્ડ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ડેટા વિચ ઇઝ કલેક્ટેડ બાય ધ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ. ક્લિયર શ્રુતિ? નિશા ક્લિયર? રિદ્ધિ ક્લિયર બેટા? હજી બી ના ખબર પડી હોય તો પૂછજો. ચલો હવે હું અટેન્ડન્સ ડાઉનલોડ કરું છું, so you see to it that you don't leave the class. All right, attendance is downloaded, lecture is recorded, you can see the lecture recording. ઠીક છે,